Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, कीमती सिद्धार्थ, अंकुश, बबलेश, मनीष, विकास, राहुल, अंकिश, राकेश। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त कर ली। और नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त करने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट्स यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स, वो सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और एनालिटिकल रीजनिंग जिसको हम कह सकते है ना। अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो स्टेटमेंट्स में हमारे जो टॉपिक्स बनते हैं, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन और तर्क। ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही कार्यवाही। कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। और आपको आ गया स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। समझ रहे हो? डिसीजन मेकिंग, रीजन असर्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर है, जो हमें पढ़ने हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है जी। हाँ जी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये है क्या एग्जैक्टली exactly? ये रीजनिंग किस काम आती है? देखो, ये रीजनिंग का ना एक बहुत बड़ा रोल है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, बस एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ जी। 16 घंटे पढ़ाई कैसे? देखो, आप लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे कमिंग मंडे ट्यूसडे बेटा रामनवमी और दशहरा है। ठीक है। रामनवमी और दशहरा है मंडे और ट्यूसडे को। तो वो हमारी छुट्टी रहेगी, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी रहेगी रामनवमी दशहरा की, है ना। हाँ जी। दूसरा, सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती ही हैं। सैटरडे संडे तो हमारी क्लासेस ऑफ रहती ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। चलिए साहब, इसका मतलब ये 4 छुट्टी लगातार हमें मिल रही हैं। अच्छा, कल क्या है? कल थर्सडे है। कल थर्सडे है और कल मुझे जरूरी काम से अपने घर जाना पड़ेगा, मतलब अपने होम टाउन। ठीक है, यूपी अलीगढ़। तो कल हम अपने घर जा रहे हैं दिल्ली से,
तो इसीलिए घर तो बेसिकली आज ही निकलूंगा मैं क्लास के बाद। तो कल की जो क्लास है ना आप लोगों की ना छुट्टी रहेगी कल किसी काम से। अब बेटा बीच में एक फ्राइडे बचा है ना, परसों, यानी कि परसों फ्राइडे है, कल की छुट्टी है थर्सडे की आपकी। ठीक है, कल की आपकी थर्सडे की छुट्टी है, सैटरडे से लेके ट्यूसडे तक आप लोगों की छुट्टी है। अब एक फ्राइडे बचा, फ्राइडे की जो क्लास है ना वो डाउटफुल है। फ्राइडे क्लास आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कहने का मतलब है आपको पूरे वीक की छुट्टी मिल रही है। फ्राइडे क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको पूरे हफ्ते की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में आप क्या करोगे, है ना। ये जो छुट्टी आपको मिल रही है दुर्गा पूजा की, रामनवमी, दशहरा की, इन इन छुट्टियों में आप क्या करोगे। देखो, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है बैकअप। जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं उनका पहले तो आप बैकअप लो। ठीक है, जो भी क्लासेस छूट रही हैं उनका बैकअप लो। और जो बच्चे बैकअप कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवीजन करेंगे। जिन टॉपिक्स में उन्हें डर लगता है उन टॉपिक्स का रिवीजन करो। और जो रिवीजन भी कर लेंगे फिर वो प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हो, प्रैक्टिस करेंगे। जिन चैप्टर में आपको डर लगता है उसका चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये 3 काम आप लोगों के लिए होंगे। याद रखना, मेरी चीज याद रखना बेटा, जो बच्चा छुट्टियों के दिनों में मेहनत करता है ना, जो छुट्टियों के दिनों में मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड आपको मिल रहा है, ये जो लॉन्ग हॉलीडेज आपको मिल रहे हैं, है ना, इतना लंबा जो गैप आपको मिल रहा है, इतना लंबा समय, इतने लंबे समय में ये काम कर लेना। मतलब एटलीस्ट कम से कम बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, जिन बच्चों का बैकअप नहीं लिया अभी तक पूरा, जिन बच्चों ने अभी तक सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, वो कम से कम बैकअप तो जरूर ले लें, इन छुट्टियों में जरूर ले लें। ठीक है, हाँ जी। और मैं सिर्फ अपने सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं रीजनिंग के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूं। अगर मैथ्स में टॉपिक बच रहे हैं तो मैथ्स का बैकअप ले लेना, इंग्लिश में टॉपिक लग रहा है तो इंग्लिश का बैकअप ले लेना, जीएस में टॉपिक छूट गए तो जीएस का। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का बैकअप आप लोग ले लेना। क्योंकि मैं आप लोगों को ये लंबी छुट्टी का समय दे रहा हूँ। सैटरडे से ट्यूसडे तक आपकी छुट्टी कंफर्म है, कल की छुट्टी कंफर्म है। फ्राइडे की जो छुट्टी है बेटा वो डाउटफुल है। फ्राइडे आपकी क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50% चांसेस है। ये आपको फ्राइडे वाले दिन ही पता चलेगा। जब आप फ्राइडे वाले दिन देखोगे ना टाइम टेबल में क्लिक करके, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि फ्राइडे को क्लास है या फिर फ्राइडे की छुट्टी है। मतलब फिर या फिर सीधा हम दशहरा के बाद ही आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं अपने एनालिटिकल रीजनिंग चैप्टर्स की। तो अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं। देखो, ये पहले पूछे जाते थे, बीच में इन टॉपिक्स को पूछना बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आपने देखा होगा कि जो मेंस का पेपर हुआ था उस मेंस के एग्जाम में इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मेंस के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। और अब ये टॉपिक्स आने वाले हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स की क्या खास बात है, जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये कैसे बाकी चैप्टर से डिफरेंट है। देखो, हमारी 2 चीजें होती हैं, एक हमारा होता है एप्टीट्यूड, ये एक हमारा होता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 3 जा व्हाट, 2 3 जार, तो आप आंसर क्या दोगे, भैया 2 3 6 होता है। और दुनिया का हर बच्चा ये आंसर देगा, सर 2 3 6 होता है। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस पानी की बोतल के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी की जो बोतल है ना ये आधी भरी हुई है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पानी की बोतल तो खाली है। कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा सर पानी की बोतल पे कंपनी का नाम लिख रहा है, टपरवेयर की बोतल है। कुछ कहेंगे सर ओहो सर ये तो पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, आधी हवा से आधी पानी से। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी इस पानी की बोतल के बारे में, है ना। जैसे, लेकिन लेकिन इनमें से कोई भी बच्चा गलत नहीं है, हर बच्चा अपनी जगह सही है। कोई कह रहा आधी भरी हुई है पानी से, वो अपनी जगह सही है। कोई कह रहा पूरी आधी खाली है, वो भी सही है बच्चा। कोई कह रहा पूरी भरी है आधी हवा से आधी पानी से, वो भी ठीक है। कोई कह रहा टपरवेयर की बोतल है, वो भी ठीक है। कोई कह रहा है कि सर ग्रीन बोतल है, वो भी ठीक है। कोई कह रहा है लाइट ग्रीन है, वो भी ठीक है। मतलब आप अगर इस बोतल के बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं तो हर बच्चा अलग अलग राय देगा अपनी। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स
योर मतलब टुवर्ड्स लाइफ या जीवन के प्रति या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, है ना। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है कि एटीट्यूड जो होता है ना वो हमारी राय होती है, वो हमारी सोच होती है, वो हमारी थिंकिंग होती है। क्या होती है? हमारी थिंकिंग, हमारी सोच होती है कि हम कैसे सोचते हैं, हम थिंक कैसे करते हैं। और हर व्यक्ति की सोच अपनी जगह सही होती है कि नहीं होती अपनी जगह सही? हाँ सर। इसीलिए इन टॉपिक्स में क्या होता है कि अधिकतर हमारे आंसर्स ना गड़बड़ हो जाते हैं। तो यूपीएससी में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो यूपीएससी में पता है क्या होता है? यूपीएससी में तो हर ऑप्शन के मार्क्स होते हैं, हर ऑप्शन के। जैसे मान लो ये ऑप्शन चूज करोगे तो आपको इसके 1 नंबर मिलेंगे, इसके 2 नंबर, इसके 3 नंबर, इसके मान लो आधा नंबर। तो यूपीएससी में तो हर ऑप्शन का एक अलग मार्क्स होता है। जैसे कोई कहेगा कि कोई बच्चा कहेगा कि पानी की बोतल सर पूरी भरी है, आधी हवा से आधी पानी से, तो उसको आधा नंबर मिलेगा। कोई कह रहा है कि सर पानी की बोतल आधी खाली है, किसी को उसको 1 नंबर मिलेगा। कोई कह रहा है सर पानी की बोतल आधी भरी है, उसको 3 नंबर मिलेंगे। कोई कह रहा है पानी की बोतल प्लास्टिक की है, उसको मान लो 1.5 नंबर। तो ये अलग अलग वैरायटी होती है यूपीएससी में। लेकिन एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में क्या होता है? एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में होता यह है कि वहां पर हमें हर ऑप्शन के अलग अलग मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ एक ही ऑप्शन के नंबर मिलते हैं, इस वाले ऑप्शन के। बाकी किसी ऑप्शन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो एसएससी बैंकिंग या बाकी एग्जाम्स में हमें क्या करना होता है ना, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, वन ऑफ द बेस्ट, और उसी के मार्क्स हमें मिलेंगे, बाकी किसी के मार्क्स हमें नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमें ना एक स्टैंडर्ड अप्रोच समझनी पड़ेगी। सर इन टॉपिक्स के देने आंसर्स देने के लिए वो एक स्टैंडर्ड अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, है ना। तो वो स्टैंडर्ड अप्रोच हमें सीखनी पड़ेगी। तो वो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है ना। पहले तो बेटा आप लाइफ में एकदम पॉजिटिव हो जाओ, एकदम पॉजिटिव। आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे चीजों को लेके, है ना। दूसरा चीज, है ना, इस चैप्टर में ना गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट, हायर अथॉरिटीज की बात होगी। तो हम कभी भी ना विद्रोह नहीं करेंगे। हम कभी भी जस्ट लाइक मतलब हम रिप्रेजेंट नहीं होंगे जस्ट लाइक जैसे हम आंदोलन करने बैठ गए या किसी का अपोज करने बैठ गए। तो हम कभी भी ना तो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, ना किसी ना तो यूनाइटेड नेशन, ना सुप्रीम कोर्ट, ना किसी हायर अथॉरिटी। हम हमेशा हर चीज का सम्मान करेंगे, सरकार का सम्मान करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो कहने का मतलब है बिल्कुल हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इसमें सही आंसर्स लाने के लिए। हमारी सोच एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, जीवन के प्रति। हम हमेशा एकदम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, ठीक है, तभी आप इन चैप्टर्स में अच्छी तरीके से आंसर्स कर पाओगे। चलिए फिलहाल इन टॉपिक्स में से एक जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना, उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा। हिंदी में इसको कहते हैं कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। हम जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा। हिंदी में लिख लो, कथन और पूर्व धारणा, ठीक है जी, कथन और पूर्व धारणा। ये टॉपिक हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। सेग्रीगेट एक ही टॉपिक है रीजनिंग के या नहीं बेटा? इनइक्वलिटीज चैप्टर है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन सिंबल यूज होते हैं। ये सेग्रीगेट क्या है? मैंने तो ये वर्ड ही नहीं सुना सेग्रीगेट रीजनिंग सिलेबस में। हाँ हाँ जी, अभी देख लेते हैं सेग्रीगेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। टीचर ऐसी बेवकूफ बनाते रहते हैं अलग अलग नाम से, है ना। ये तो बेटा हिंदी का टॉपिक है सेग्रीगेशन तो।
ये तो कोई हिंदी का टॉपिक है भाई। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। ठीक है। हम्म। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मुझे पहले तो ये बताओ, कंक्लूजन और अजम्पशन में डिफरेंस क्या है। एक चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष। एक चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि कथन और पूर्व धारणा। इन दोनों टॉपिक में अंतर क्या है ये बताओ। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इसको बोलते हैं निष्कर्ष, इसको बोलते हैं पूर्व धारणा। निष्कर्ष और पूर्व धारणा में क्या अंतर होता है। देखो, निष्कर्ष का मतलब होता है वो बात जो 100% ट्रू हो, और 100% बात तभी ट्रू होती है जब वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले। डायरेक्टली किससे निकले? स्टेटमेंट से निकले, बनावटी ना हो। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है? जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मतलब बस जिसके सही होने की संभावना है, जिसके सही होने की संभावना हो। ठीक है, जो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलती है। इनडायरेक्टली कहां से निकलती है? स्टेटमेंट से निकलती है। ठीक है, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलती है। ठीक है, क्योंकि पूर्व धारणा का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, एज्यूम कर लेना, ये मान लेना कि ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी कथन होगा, उस कथन में जो भी स्टेट मतलब जो भी घटना होगी, जो भी इंसिडेंट होगा, वो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा, है ना। हाँ सर, बिल्कुल हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि रियल लाइफ में नथिंग इज पॉसिबल, है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है हमारे वास्तविक जीवन में। तो रियल लाइफ में हम कोई भी अजम्पशन निकालें, हमेशा सारे अजम्पशन की क्या होंगे? सही होंगे। क्योंकि अजम्पशन क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है भाई? संभावना तो हर चीज की हो सकती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं अभी, है ना, दिल्ली में ना 1:30 बजे, अभी दिल्ली में मौसम खराब है, 1 घंटे बाद ओले गिरेंगे, 1 घंटे बाद ओले गिरने लगेंगे दिल्ली में। तो बेटा ये एक अजम्पशन है, और ये एक अजम्पशन है तो सीधी सी बात है ना। अभी दिल्ली में ओले गिरने लगेंगे, है ना, तो ये एक अजम्पशन है। तो ये जो अजम्पशन है ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है। तो भाई बिल्कुल हो सकता है 1 घंटे बाद ओले गिरने लग जाए दिल्ली में, 1 घंटे बाद भूकंप आने लगेगा, हो सकता है भूकंप आने लग जाए दिल्ली में, 1 घंटे बाद बाढ़ आने लगेगी, हो सकता है बाढ़ आने लग जाए दिल्ली में, 1 घंटे बाद तूफान आने वाला है, हो सकता है तूफान आ जाए। भाई पॉसिबिलिटी, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन से पॉसिबिलिटी, संभावना तो हर चीज की हो सकती है ना। कुछ भी चीज की हो सकती है, हो सकता है धरती फट जाए 1 घंटे बाद, हो सकता है धरती फट जाए। तो अजम्पशन अगर हम सोचें तो अजम्पशन अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो दुनिया का हर अजम्पशन सही होगा। क्योंकि रियल लाइफ में तो कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो वास्तविक जीवन से अगर हम रिलेट करते हैं इन अजम्पशंस को, तो हम हमेशा सारे अजम्पशन को सही कर देंगे। इसीलिए हमें एकदम वास्तविक जीवन से जोड़ के नहीं चलना है इन अजम्पशन को। हमें अजम्पशन को ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। जो कथन है ना, कथन कथन के हिसाब से ही हम अजम्पशन को डिफाइन करते हैं। किसके हिसाब से बेटू? स्टेटमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? स्टेटमेंट के हिसाब से हम अजम्पशन को डिफाइन करते हैं। सिर्फ दो ही ऐसे अजम्पशन है जो सही नहीं मानने, उसके अलावा दुनिया के हर अजम्पशन सही होते हैं। देखो, पहला अजम्पशन वो जो डायरेक्टली स्टेटमेंट का विरोध करता है, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है ना, अपोजिट टू स्टेटमेंट, जो कथन का विरोध करे, ऐसे अजम्पशन को कभी भी सही नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि मतलब कथन में है तो कि दिल्ली में ना बहुत तेज धूप निकली हुई है,
और आप अजम्पशन लगा रहे हो कि दिल्ली में 1 घंटे बाद ओले गिरने वाले हैं, तो ऐसे अजम्पशन बिल्कुल कथन के अगेंस्ट जा रहे हैं। कथन में तो कह रहा है दिल्ली में धूप निकली हुई है, अजम्पशन लगा रहे हो ओले गिरेंगे। तो ये जो अजम्पशन है ना, ये कथन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे अजम्पशन को हम कभी भी सही नहीं मानते जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, जो विरोध करते हैं। समझ रहे हो? अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो हो सकता है ओले गिर जाएं, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एजम्पशन को सही नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो हम कथन का कभी विरोध नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा हम इलॉजिकल बातें नहीं कर सकते। इलॉजिकल है ना, हम इलॉजिकल बातें नहीं कर सकते। जितने भी इलॉजिकल अजम्पशन होंगे वो भी हमेशा गलत होंगे। तो सिर्फ दो ही अजम्पशन हमेशा गलत होते हैं। पहला अजम्पशन जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, दूसरा अजम्पशन जो इलॉजिकल होता है। ये दो ही अजम्पशन है जो गलत है। इसके अलावा दुनिया के हर अजम्पशन को सही मानना है। अगर आपका अजम्पशन अगेंस्ट नहीं है, अगर आपका अजम्पशन इलॉजिकल नहीं है, तो समझो वो अजम्पशन सही है। दुनिया का हर अजम्पशन सही है इन दो अजम्पशन को छोड़कर, अगेंस्ट और इलॉजिकल। दुनिया का हर अजम्पशन सही है इन दो अजम्पशन को छोड़कर, है ना। हर हर अजम्पशन को हमें सही मानना है। सिर्फ ये दो ऐसे अजम्पशन है जिसको हमें गलत ठहराना है। तो अजम्पशन चैप्टर हमारे लिए आसान है, हम हर अजम्पशन को सही मानते हुए चलेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि हमें कथन का कभी भी विरोध नहीं करना और हमें कभी भी इलॉजिकल नहीं होना। बस, ना तो कथन का विरोध करेंगे, ना ही कभी इलॉजिकल होंगे, और फिर सारे अजम्पशन हो जाएंगे सही। फिर सारे अजम्पशन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें हमेशा कथन का साथ देना है, उसका कभी विरोध नहीं करना। हम कथन का विरोध कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो जरा। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, अच्छा सेग्रीगेट, ओहो। चलो, सेग्रीगेट का मीनिंग आप कह रहे हो समूह से भिन्न को अलग करना, इसको क्लासिफिकेशन नाम दे सकते हो। फिर सेग्रीगेशन को नाम दे सकते हो क्लासिफिकेशन, विखंडन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मींस ऑड वन आउट। जो ऑड वन आउट चैप्टर है ना, क्लासिफिकेशन, उसको आप बोल सकते हो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इनइक्वलिटीज नहीं आएगा, फिर सेग्रीगेशन जो आप बता रहे हो वो ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन चैप्टर में क्या होता है, चार चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, उसको छांटना होता है। चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं फिगर हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएस का क्वेश्चन हो। क्लासिफिकेशन बेटा नंबर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जीएस वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जीके वाले क्वेश्चन और फिगर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे, है ना। क्लासिफिकेशन कई टाइप की होती है, नंबर, फिगर और अल्फाबेट और वर्ड। ठीक है, चलिए बताओ। देखो, हर प्रश्न का उत्तर ना अपनी अपनी नोटबुक पे लिखते जाना, क्योंकि पहले आप ऑप्शन लिख लो, उसके बाद में फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तभी आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आप सही आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, वरना आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी,
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, दुर्घटना चालक की, है ना। द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, चालक के कारण दुर्घटना हुई। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचते हो, एक चीज याद रखना, जब भी आप स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे। आप ना क्वेश्चन को ना अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, कथन के अनुसार सोचोगे। प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये एजम्पशन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि सीधी सी बात है, दुर्घटना तो ड्राइवर ही करता है, कोई और थोड़ी करता है। भाई जो जो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट तो उसी से होगा, और किससे होगा? तो हमें इतना प्रैक्टिकल इस चैप्टर में नहीं सोचना है। समझ रहे हो? इतना प्रैक्टिकल हमें इस चैप्टर में नहीं सोचना है। हमें क्वेश्चन में कथन को देखना है और कथन के हिसाब से सब कुछ मान लेना है कि जो कथन में बताया जा रहा है वो एकदम सही है। उसके अनुसार हम प्रश्न का उत्तर देंगे। कथन में क्या बताया जा रहा है? एक कार सड़क से हट गई थी, पेड़ से टकरा गई, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था, ड्राइवर वॉज वेल एक्सपीरियंस्ड। है ना? इसका मतलब स्टेटमेंट में ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं और हम कहते हैं कि एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ, तो ये बात स्टेटमेंट का विरोध कर रही है, इसलिए गलत है। देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अच्छे बताओ, कार की कंडीशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है? कुछ नहीं बताया जा रहा। लेकिन आप ये बताओ, क्या मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट होना संभव है? क्यों नहीं संभव है सर? मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट होना बिल्कुल संभव है, यही तो इनडायरेक्ट है। यही चीज तो बात हमारी इनडायरेक्ट है भाई साहब। जो सीधी सी बात है, मैकेनिकल फॉल्ट होना ये कथन का विरोध नहीं करता है। ये बात कथन की विरोध तब होती है, ये बात कथन की विरोध तब होती है जब कथन में ये बोला जाता कि ड्राइव, वो जो कार की कंडीशन थी वो एकदम न्यू ब्रांड थी, टकाटक, लेकिन कार की कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम कथन के विरोध में नहीं है और हम इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट होना संभव है। पहला तो बेटा गलत है, पहला तो गलत है, पहला तो गलत है, और दूसरा सही है। तो दूसरा तीसरा दोनों अंतर्निहित है। दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी, क्योंकि सड़क खराब थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखो फटाफट से। ड्राइवर बेटा पिछले 15 सालों से कार चला रहा था, ड्राइवर वॉज वेल एक्सपीरियंस्ड। ड्राइवर एक्सपीरियंस था जो 15 सालों से कार चला रहा था। ठीक है। ड्राइवर पिछले 15 सालों से कार चला रहा था। कार 15 साल पुरानी थी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिखो बेटा, जल्दी से।
हाँ जी, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा करी है। बेटा मतलब हुआ क्या, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो सरकार ने स्कीम चलाई कि अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा कर दी। तो पहला जम्पशन है, हो सकता है इन कार्यक्रम को चलाने के बाद सरकार के इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि हो। द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम। देखो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट फंड है, सीधी सी बात है। अगर सरकार कोई स्कीम चला रही है तो सरकार के पास फंड होगा, तभी तो वो स्कीम चलाई जा रही है। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है, ये बात कथन का साथ दे रही है, कोई विरोध थोड़ी कर रही है ना। नोट्स नहीं बनाने कथन का साथ दे रही है बात। दूसरा, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिलेगा, ये भी तो बात स्टेटमेंट के फेवर में है, ये भी बात कथन का साथ दे रही है। ये दोनों ही बातें बेटा स्टेटमेंट के फेवर में, दोनों ही बातें कथन का साथ दे रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। चलिए साहब नेक्स्ट। पहले से ना अपनी नोटबुक पे आंसर लिख लो कि क्या आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में आप लोग ना आंसर बदल दोगे अपनी मर्जी से, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए पहले ही आप आंसर्स लिख लो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, फिगर काउंटिंग बेटा नॉन वर्बल का पार्ट नहीं है, वो अलग है। नगर निगम के नगर निगम ने मानसून के आने तक, है ना, शहर में जल आपूर्ति में 50% पानी की कमी की घोषणा कर दी, 50% पानी की कटौती कर दी। नगर निगम ने बोला भैया जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक 50% पानी की कटौती रहेगी। तो पहला अजम्पशन है कि पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन टेकन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग इस नगर निगम के द्वारा लिए गए एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। जैसे तुम आप घर में बैठे हो और तुम्हारे घर में पानी की सप्लाई आती है सुबह शाम, अब शाम को पानी आना बंद हो गया और बिना तुमसे पूछे नगर निगम ने पानी काट दिया। तो डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल जाएंगे तो पहला अजम्पशन सही होगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हमें प्रैक्टिकल नहीं होना है, हमें कथन के अनुसार चलना है, हमें कथन का साथ देना है, कथन का विरोध कभी नहीं कर सकते। और हम कह रहे हैं कि हम कथन का विरोध करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम उस निर्णय का विरोध करेंगे। और यही मैंने समझाया बेटा, कथन का विरोध या फिर सरकार का विरोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, कथन का विरोध सरकार का विरोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये अजम्पशन क्या है, गलत है ना, गलत है। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस। ये कह रहे हैं कि अगर नगर निगम पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहा तो वो अपने टैक्सेस को कम कर दे। अच्छा ये बताओ, अगर वो अपने टैक्सेस को कम करेगा तो नुकसान किसका होगा, तुम्हारा या नगर निगम का? नगर निगम का। नगर निगम का नुकसान यानी कि सरकार का नुकसान, सरकार का नुकसान यानी कि बेटा तुम जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तुम उसी सरकार का नुकसान करने जा रहे हो, है। तो सरकार आपको अपने घर में क्यों लाएगी, सरकार आपको नौकरी क्यों देगी? अगर तुम खुद सरकार का नुकसान चाहते हो तो सरकार आपको नौकरी क्यों दे, हैं? भाई आपकी सोच सरकारी खजाने की, है ना, सरकारी संपत्ति की बिल्कुल सुरक्षा में होनी चाहिए, उसको खराब या उसको वेस्ट करने की उसमें नहीं होनी चाहिए आपकी सोच, है ना। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी सरकार करेगी आपको उसके हमेशा फेवर में रहना। सीधी सी बात है, आप उसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हम सरकार का विरोध कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट्स, ना तो पहला अंतर्निहित है ना दूसरा। बिल्कुल भैया, हमें सरकार का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना, हमें उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। चाहे वो कुछ भी करे हमें हमेशा सरकार का साथ देना है।
चलिए लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाओगे? हाँ जी। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है बेटा, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े मतलब अगले 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गर्मी से परेशान ना हो जाए, तो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए अगले 15 दिनों तक। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर, और इतनी तेज गर्मी के चलते सारे स्कूल कॉलेज बंद है अगले 15 दिनों तक। ठीक है जी। हाँ जी। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, ये कह रहे हैं हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिनों के बाद खत्म हो जाए, है ना, हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिनों के बाद खत्म हो जाए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि सरकार ने जो छुट्टी करी है सारे स्कूल कॉलेज की, वो 15 दिनों के लिए ही क्यों करी है सारे स्कूल कॉलेज की? क्या कारण है कि सरकार ने 15 दिनों के लिए ही सारे स्कूल कॉलेज की छुट्टी करी है? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है सर? यही हो सकता है कि सरकार ने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा होगा, बताओ भैया कब तक गर्मी पड़ेगी, तो उन्होंने उन्होंने बताया होगा कि कम से कम 15 दिन तो भयंकर गर्मी पड़ रही है। भाई तभी तो सरकार ने 15 दिनों के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद किए, वरना वो चाहते तो 2 दिन के लिए बंद कर सकते थे, 3 दिन के लिए बंद कर सकते थे, 15 दिनों के लिए क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं पूछा है। तो हम कह रहे हैं कि 15 दिनों के बाद गर्मी खत्म हो जाए, तो ये बात सरकार के फेवर में ही है कि 15 दिनों से ज्यादा शायद गर्मी ना चले। दूसरा, हो सकता है छात्रों के माता पिता 15 दिन के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दे। सरकार चाह रही है कि 15 दिन बाद स्कूल खुलेंगे, स्कूल पहुंचो, ये कह रहे हैं नहीं पहुंचो, तो हम तो कथन का विरोध कर रहे हैं ना, और हम कथन का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल पहला अंतर्निहित है, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, केवल पहला ही तर्क, केवल पहली ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेल की पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने धर दबोचा और छोड़ने से पहले उन पे भारी जुर्माना लगाया। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, 15 डेज कह सकते हैं आप उसको, 2 वीक्स कह सकते हो, 15 डेज कह सकते हो। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। पुलिस में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर, हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियों पर ना चढ़े। भाई सही बात है, अगर रेलवे पुलिस ने लोगों को पकड़ा है तो इसीलिए पकड़ा है ना, भविष्य में लोग रेल की पटरियों पर ना चढ़े। पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स एंड पे हैवी पेनल्टी, हो सकता है लोग पटरियां
पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे, खूब पैसा देते रहेंगे, लातों के भूता बातों से थोड़ी मानेंगे। तो बट बेटा ये बात कथन का विरोध कर रही है, तो जो बात कथन का विरोध करती है वो हटा दो। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना, है ना। हाँ जी, शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। जैसे कल जो मैच होने वाला है उसको देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है, टिकट खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन कल के मैच के लिए। तो पहला जंक्शन है, हो सकता है नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मे बी प्लेड इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। ये कह रहे हैं कि हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और मैच नहीं होगा, इसलिए कल के मैच के लिए इतनी भीड़ आ गई है। आप जानते हैं कि अगर कल के लिए मैच के लिए इतनी भीड़ है तो क्यों भीड़ है? वो इसलिए है क्योंकि कल इंडिया का मैच है, कल भारत का मैच है, इसलिए इतनी भीड़ आ गई है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो कल के मैच के लिए अगर भीड़ आई है तो वो डिपेंड करता है कल का मैच है किस किस के बीच में। इससे थोड़ी कोई लेना देना है कि अगले 6 महीने में मैच होगा नहीं होगा, है। हाँ जी। दूसरा है कि हो सकता है कतार में खड़े उनमें से अधिकांश लोगों को मैच की टिकट मिल जाएगी। तो ये बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों को क्रिकेट मैच की टिकट मिल जाए, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है। तो जो बात स्टेटमेंट के फेवर में है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। केवल दूसरा, है ना, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा। देखो, एम्प्लॉइज एसोसिएशन अर्ज इट्स मेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम द एनुअल फंक्शन। हम जानते हैं कि हर कंपनी में एक एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि हर कंपनी में एनुअल फंक्शन होता है। आपके कॉलेज में भी कभी कभी हुआ होगा फेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी संघ ने क्या बोला कि भाई साहब इस एनुअल फंक्शन को अटेंड मत करो क्योंकि मालिक ने हमारी कई मांगे पूरी नहीं करी हैं। तो पहला अजम्पशन है, हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले। तो ये बात बिल्कुल सही है, हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले, हो सकता है भाग ना ले, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि हमें भाग नहीं लेना। दूसरा है, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। अच्छा, बात हो रही है एनुअल फंक्शन को अटेंड करें या ना करें, है ना। बात उसको कैंसिल करने की तो नहीं हो रही, और आप अटेंड करोगे तो कैंसिल तो होगा नहीं, ये तो इलॉजिकल है। हाँ, आपकी शादी अगर हो रही है और आपकी शादी में अगर बाराती ना पहुंचे तो क्या आप अपनी शादी कैंसिल कर दोगे? नहीं करोगे, आप कहोगे पंडित भी ना आए तो भी कर लेंगे हम तो सर। तो एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपने मेंबर से मना किया, वो नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब एनुअल फंक्शन कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एनुअल फंक्शन तो कई और लोग इनवाइटेड भी होते हैं, एनुअल फंक्शन में दूसरी कंपनीज के लोग भी होते हैं, इसीलिए दूसरा इलॉजिकल था। अगला, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। गांव में पीने की पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई। भैया पीने के पानी की कमी हो गई, पीने के पानी की कमी हो गई है, तो ये गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई है। सभी परिवार के लोगों को बोला है अपने अपने घर से मुखिया को भेजें इस बैठक में, क्योंकि गांव में पीने का पानी होता जा रहा है कम, है ना। तो पहला अजम्पशन है ना, पहला जंक्शन है, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। बेटा ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी, ये अजम्पशन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पहले बुलाई थी उससे हमें क्या लेना देना, हम तो कल की बात करेंगे ना, हम तो बेसिकली आज की बात करेंगे, सॉरी कल की बात नहीं, हम तो आज की बात करेंगे कि आज जो समस्या है उस पे, है ना, उस पे चर्चा करने के लिए सरपंच ने बैठक बुलाई है। पहले बुलाई थी उससे क्या लेना देना।
दूसरा है, हो सकता है अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग ले। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन अलोंग द कोस्ट लाइन इन व्यू ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म हिटिंग द कोस्ट। ये पता है क्या कह रहे हैं? देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, और उस बच्चे की मैं सराहना करता हूँ, है ना। बच्चे ने पता है क्या पूछा है? सर, इसमें तो फर्स्ट अजम्पशन भी तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है पहले भी हुई होंगी ऐसी मीटिंग। आप प्रैक्टिकल हो गए। बस मैं ये आपको यही समझा रहा था कि हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो बेटा कोई एजम्पशन गलत ही नहीं है, सारे एजम्पशन सही है। बताना कौन सा एजम्पशन गलत है? फिर ये एजम्पशन गलत है। हो सकता है प्रबंधक वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे, क्या पता रद्द ही कर दे, वहां वो लड़ाई के डर से रद्द करते, पता चले वो कहे, सोचे कि अब तो एम्प्लॉय एसोसिएशन वाले जो एम्प्लॉयज है वो मतलब जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं छोटे मोटे या फिर जो भी हैं वो मुझसे नाराज हैं, तो हो सकता है वो कंपनी में लड़ाई करें या कुछ भी करें, जिसके चलते वो कैंसिल कर सकता है। तो ये भी सही है। फिर तो ये भी सही है। फिर तो ये भी सही है कि हो सकता है अगले 6 महीने में शहर में कोई एक और कोई मैच नहीं होगा, इसीलिए उस मैच को देखने के लिए लोग जा रहे हो सकता। तो होने को तो बेटा यहाँ पे हर चीज हो सकती। एजम्पशन में यही तो मैं आपको समझा रहा था कि हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। अगर हम प्रैक्टिकल होंगे तो हम दुनिया का कोई एजम्पशन गलत नहीं कर पाएंगे, फिर दुनिया के हर एजम्पशन सही होंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें स्टेटमेंट के फेवर में रहना है ना। हमें स्टेटमेंट के अपोजिट कभी नहीं जाना, और हमें इलॉजिकल बात नहीं करनी। समझ रहे हो? तो ये जो बात थी ना, ये बात, अब वो कह रहे हैं कि गांव में पीने के पानी की समस्या हो रही है अभी, इसलिए परिवार ने गांव के मतलब हर घर के मुखिया को बुलाया। हम कह रहे हैं कि पहले भी समस्या हुई थी, पहले भी मुखिया ने बुलाया था। तो ये बताओ, इस बात का इस चर्चा से क्या लेना देना? ये जो बात है, ये जो अजम्पशन है, इसका इस कथन से क्या लेना देना, ये बताओ। हाँ जी। तो हमें प्रैक्टिकल नहीं होना है, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सोचनी है सारी की सारी बातें। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, चलिए। पॉसिबिलिटी तो सब में बनेगी, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, ये संभावना ही तो है। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। प्रैक्टिकल हो जाओगे तो सारी पॉसिबिलिटीज को सही कर दोगे, प्रैक्टिकल मत बनो। हमें कथन के अकॉर्डिंग सोचना है इस चैप्टर में। ये क्या कह रहे हैं कि चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना करी है। आप जानते हैं कि वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन।
तो कोस्टल जो एरियाज होते हैं समुद्र तट के किनारे, वहां पे वायर्ड कम्युनिकेशन की जगह ना वायरलेस कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन पहला अजम्पशन चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है ना। द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म, सही बात है, तभी तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। दूसरा है कि द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में बी एबल टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म, सही बात है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो उसके इम्पैक्ट को झेल जाएगा, है ना। तूफान आए, आंधी आए, बाढ़ आए, अगर मान लो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो वो उसके इम्पैक्ट को झेल जाएगा। तो ये दोनों ही बातें स्टेटमेंट के फेवर में जा रही हैं, ये दोनों ही बातें कथन का साथ दे रही हैं। ठीक है जी। हाल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट मार्केट क्रैश। भैया मार्केट, स्टॉक मार्केट गिर गया, स्टॉक मार्केट गिर गया तो तुरंत ना ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दी गई, तुरंत एक कमेटी बना दी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। भैया इन्वेस्टिगेशन करो कि मार्केट अचानक से कैसे गिरा, कोई तो घपला है इसमें। तो पहला अजम्पशन है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी में पोसेस एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई है उसके जो मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टिगेट करने के में। तो भाई सीधी सी बात है, वो एक्सपर्ट है तभी तो कमेटी बनाई जा रही है। तो ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में जा रही है। हम कह रहे हैं भाई वो एक्सपर्ट होंगे तो एक्सपर्ट ही होंगे तभी कमेटी बनाई गई है, हम कैसे शक कर सकते हैं उस पे। दूसरा है द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग उस घपले में हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स ही नष्ट कर देंगे, कमेटी क्या कर लेगी। तो ये बात बेटा कथन का विरोध कर रही है, ये बात कथन का विरोध कर रही है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कथन का साथ नहीं दे रहे। यात्री कार निर्माता द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स इन व्यू ऑफ द स्लगिश डिमांड इन द मार्केट। एक कार ओनर है जिसने अपनी कंपनी से ना काफी सारे एम्प्लॉयज को भगा दिया। एक कार ओनर ने काफी सारे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से निकाल दिया, अपनी कंपनी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इन फ्यूचर मार्केट में डिमांड बहुत कम होने वाली है, उसको जरूरत नहीं है उतने एम्प्लॉयज की। तो पहला जम्पशन है कंपनी द डिमांड ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लोअर नियर। हाँ सही, देखो सही बात है कि आने वाले निकट भविष्य में भी जो डिमांड है ना वो कम रहेगी। भाई सीधी सी बात है, कार की डिमांड अचानक से आज कम नहीं हुई। अगर अचानक से आज कम होती कार की डिमांड, है ना, तो कार जो कंपनी ओनर है वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालता। कंपनी ओनर ने अपने एम्प्लॉयज तभी तो निकाले होंगे कि इन फ्यूचर भी कार की डिमांड कम ही होने वाली है। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है। दूसरा, द कंपनी में भी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस वर्कफोर्स। कह रहे हैं कि जो कंपनी ने एम्प्लॉयज को निकाला है तो घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी कंपनी रन कर सकती है। सीधी सी बात है भाई, घटे हुए कर्मचारियों के साथ कंपनी रन कर सकती है तभी तो एम्प्लॉयज निकाल दी। अगर कंपनी रन नहीं कर पाती तो वो एम्प्लॉयज को क्यों निकालता? उसको अपना ताला थोड़ी लगवाना है कंपनी में ताला थोड़ी लगवाना है? क्यों भाई? The state government has issued a notification to the effect that all the coaching classes must register themselves immediately, giving the details of the fees, है ना। ये क्या कह रहे हैं, जितनी भी कोचिंग चल रही है ना, सरकार ने ना हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मांगा है ब्यौरा। क्या ब्यौरा मांगा है कि अपनी फीस के बारे में बताओ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ, अपने टीचर्स के बारे में बताओ। ठीक है, सारी हर कोचिंग से सरकार ने ये ब्यौरा मांगा है, हर कोचिंग से, कि भैया कितनी फीस ले रहे हो बच्चों से, पहले तो तुम ये बताओ, और फिर तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है तुम ये बताओ, और फिर तुम्हारे पास टीचर्स जो है उनका बायोडाटा दो कि वो पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से सरकार ने ब्यौरा मांगा। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जम्पशन है ऑल दोस कोचिंग क्लासेस विच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स में क्लोज डाउन। सीधी सी बात है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पास टीचर्स नहीं है, तब वो खुल के करेंगी भी क्या कोचिंग? बंदी होनी है वो कोचिंग तो, है भाई। वैसे सभी कोचिंग संस्थानों जिसके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है, बंद हो सकते हैं। तो सरकार इसीलिए तो मांग रही है कि मान लो मार्केट में मुखर्जी नगर में 100 कोचिंग खुली है,
तो सरकार कह रही है सब दो, तुमने बहुत भीड़ मचाई हुई है, सारी कोचिंग वाले अपने अपने टीचर्स के बारे में बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ, फीस के बारे में बताओ। तो इनमें से 100 में से 50 को तो साफ कर देंगे हम, क्योंकि इनके पास टीचर ही नहीं है, खामा खोल के बैठे हैं कोचिंग, बच्चों को लूट रहे हैं फर्जी। 2 दिन टीचर आता है फिर गायब हो जाता है, टीचर पढ़ाने वाले ही नहीं है कोई, फीस ले लेते हैं बच्चों से। तो ऐसी कोचिंग सभी बंद हो जाएंगी। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस मे हियर आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि अब जितनी भी कोचिंग है ना, अब सारी कोचिंग की ना फीस सेम हो जाएगी। ये बताओ, ये वाला अजम्पशन के बारे में आपका क्या कहना है कि अब सारी कोचिंग की फीस सेम हो जाएगी? बाबू, सारी कोचिंग की फीस सेम कैसे हो सकती है? अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा है, टीचर्स की डिटेल मांगी है, तो वो इसीलिए तो मांगी है कि जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी पास टीचर्स हैं, वो जो ली गई फीस है वो उसको जस्टिफाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आप बच्चों को एक हॉल में बैठ के पढ़ा रहे हो, उस हॉल में सिर्फ पंखे लगे हैं, या जिस हॉल में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें वो सेंट्रलाइज एसी है ना, बच्चों को आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, बच्चों को आप बेहतरीन क्वालिटी टीचर भी दे रहे हैं, है ना। तो अगर सारी चीजें बच्चों को दे रहे हैं तो वो फीस उसको जस्टिफाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? सीधी सी बात है। तो फीस तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। कोई एक कमरे की कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई 100 हॉल की कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो फीस यूनिफॉर्म कैसे कर सकती है सरकार? भाई सीधी सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर की डिटेल इसीलिए मांगी है कि फीस को जस्टिफाई कर सके। तो यहां पर आंसर होगा ओनली फर्स्ट। मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण हवाई अड्डा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। हवाई अड्डा पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत, क्योंकि है ना, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। ये कहना है कि निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हमेशा जरूरी नहीं होता। तुम्हारी कौन सी फ्लाइट छूट रही है, तुम कौन सा कहीं जा रहे हो फ्लाइट से, तो तुम्हारे लिए तो जरूरी नहीं होगा, है। दूसरा, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट। ये कह रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरी कन्वीनियंट रोड नहीं है। सीधी सी बात है, हवाई अड्डे तक और दूसरा कोई आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है, तभी तो हमने इस समस्या को उठाया है। अगर कोई आसान सुविधाजनक मार्ग होता, कोई और आसान सुविधाजनक मार्ग होता इसकी जगह, तो फिर हम ये प्रॉब्लम लेके नहीं आते मार्केट में। अगर प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब यही है कि कोई और दूसरा सुविधाजनक मार्ग, आसान मार्ग नहीं है ना। हाँ जी। कोर्ट कैन इंटर इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये तो अजम्पशन है। वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट, वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डजंट पे यू द प्रोविडेंट फंड। ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी आपको पीएफ नहीं दे रही, आपको पता है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा पीएफ कटता है। जैसे मान लो हमारे 2,000 रुपए कटे महीने के, तो कंपनी भी उसमें 2,000 रुपए ऐड करती है, तो 2,000 हमारे, 2,000 कंपनी, तो हमारे पीएफ में 4,000 रुपए महीने के जमा होंगे। 2,000 तो हम जमा करेंगे, 2,000 हमारी कंपनी जमा करेगी। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये चीज जो पीएफ होता है ना, ये कंपलसरी होता है हर कंपनी के लिए, हर एम्प्लॉय का पीएफ जमा करना, ये कंपलसरी है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर रही है तो सीधा कोर्ट में चले जाओ और उनकी कंप्लेन कर दो जाके। तो पहला अजम्पशन है कि नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करती है। सही बात है, न्यायालय हस्तक्षेप करती है, तभी तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट पहुंचो। दूसरा, नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अनुदान का भुगतान करना अनिवार्य है। सही बात है, ये कह रहे हैं कि पीएफ देना अनिवार्य है, कंपलसरी है हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय को। तो सही बात है, तभी तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाओ अगर वो नहीं दे रही है तो। नेक्स्ट, एक्स देश के एक्स देश के शस्त्र निरीक्षक, कभी कभी तो हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, वेपन इंस्पेक्टर्स ऑफ कंट्री एक्स couldn't detect the presence of the chemical weapons in the custody of country Y। ये कह रहे हैं कि एक तो एक्स कंट्री है और एक वाई कंट्री है, ठीक है। ये समझ लो, ये यूएसए है और ये चाइना है। तो पता है क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि इसके जो वेपन इंस्पेक्टर हैं ये गए पता लगाने कंट्री वाई में। ये कंट्री वाई में पता लगाने गए कि भाई साहब यहाँ पे कोई केमिकल वेपन है कि नहीं है, कोई केमिकल वेपन इन्होंने छुपा तो नहीं रखा, पता चले कभी युद्ध हो और हमें पेल दें यहाँ के हैं। तो लेकिन जो एक्स कंट्री के वेपन इंस्पेक्टर गए कंट्री वाई में केमिकल वेपन का पता लगाने, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये एक भी केमिकल वेपन का पता नहीं लगा पाए, नॉट अ सिंगल। ठीक है, हाँ, हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए, बिल्कुल नहीं लगा पाए। तो पहला अजम्पशन है कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई। अब ये कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ से इंस्पेक्टर गए तुम्हारे यहाँ, वो तो पता नहीं लगा पाया, अब एक काम करो, अब तुम भेज दो अपने इंस्पेक्टर्स को हमारे यहाँ। मतलब आप मेट्रो में जाते हो और अपनी तलाशी देते हो, मेट्रो में एंट्री होने से पहले तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तो अब वो पुलिस वाला आपसे कहेगा भाई साहब आपके पास तो हथियार नहीं निकला, अब आप मेरी चेकिंग ले लो कि मेरे पास तो हथियार नहीं है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, भैया डिटेक्ट हो सकते हैं तभी तभी तो वो वेपन इंस्पेक्टर पहुंचे, वो तो उसने अपनी चालाकी से छुपा लिए। भाई डिटेक्ट हो सकते हैं तभी तो वो वेपन इंस्पेक्टर पहुंचे, वरना वो पहुंचते को डिटेक्ट नहीं होते। तो ये बात गलत है, डिटेक्ट हो सकते हैं। चलिए साहब, बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था में विद्यालय में प्रवेश कराना वांछनीय है। आप जानती हैं कि जैसे ही बच्चा बेटा 3 साल प्लस होता है, 5 साल के आसपास होता है, लेकिन देखो 5 साल में एडमिशन होता है, वैसे तो आजकल तो बच्चे 3 साल में ना प्ले स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एंट्री होती है बच्चे की वो 5 इयर्स पे होती है, 5 इयर्स 5 साल पे होती है। तो पहला पूर्वानुमान है उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। सही बात है, जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वो चीजों को सीख सकता है। दूसरा है स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 इयर्स, ये तो गलत है। ये तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे को दाखिल नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो केवल पहला पूर्वानुमान सही है। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, मेरे ख्याल से ये इस साल का मेंस का क्वेश्चन था, ये मेंस का क्वेश्चन था, ये वाला सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन था ये वाला शायद। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और फिर रिजल्ट आता नहीं है उनका, पबजी सब्जी खेलते रहते हैं। दूसरा है, तो पहला अजम्पशन है कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सही बात है, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान कहाँ दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे। यही तो कह रहे हैं कि मोबाइल गेम्स के कारण रिजल्ट खराब आ रहा है, तो बात सही है, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा है, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये गलत है कि वो सिर्फ मोबाइल गेम्स के कारण ही, ये बात तो गलत है ना, कई और रीजन है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के, सिर्फ एक मोबाइल गेम्स ही थोड़ी है। तो इसका आंसर है केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। हाँ जी, ये भी शायद मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। देखो आपको पता है जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं खेती में, कीटनाशक जो यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों मच्छरों को मारने के लिए, उसको खेतों में डाल देते हैं, जिससे हमारा पानी दूषित हो जाता है, जिससे हमारी सब्जी दूषित हो जाती है, क्योंकि सब्जी के ऊपर भी तो वो गिर गई दवाई, तो सब्जी फल फ्रूट्स है ना, पानी और मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रहे हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है, आखिरकार खास श्रृंखला में प्रवेश करते हैं जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा होता है, हम उसी को खा जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फल सब्जी फ्रूट हमेशा ना अच्छे से धो के खाया करो, ठीक है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है भैया, अगर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होगा तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है भैया, जल पे तो बुरा बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है ना, ये कह तो रहे हैं मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रही हैं, तो जल पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी मेंस का क्वेश्चन है शायद इसी साल का, है ना। और कुछ लोग, ये क्या है,
नेशनल एक्सप्रेसवे ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे एंड इज यूज्ड बाय द फ्यू पीपल। मतलब एक नेशनल एक्सप्रेसवे ए है और ये सबसे चौड़ा रोड है जो बहुत सारे लोगों नहीं कुछ लोगों द्वारा यूज किया जाता है। व्हेन पीपल गिव अ वाइड रोड दे देन दे ड्राइव एट हाई स्पीड विच लीड्स टू एक्सीडेंट। ये कह रहे हैं कि जब लोग चौड़ी सड़क देखते हैं ना तो वहां गाड़ी को दौड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अब तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए। मोबाइल गेम्स के देखो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाबू मोबाइल के इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम दैट स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। आप समझे नहीं, कई विद्यार्थियों को यहाँ पे लिखा हुआ है, कई विद्यार्थियों को। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सारे विद्यार्थियों को, यहाँ पे कई विद्यार्थियों को लिखा हुआ है, सारे को नहीं लिखा हुआ है ना। ये कह रहे हैं कि सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक अत्यधिक गति के कारण होती हैं। ये बात तो गलत है। देखो सही सभी दुर्घटनाएं नहीं होती। अगर इसकी जगह लिखा होता ना कई दुर्घटनाएं, कई है ना, मैनी एक्सीडेंट्स तो सही होता। लेकिन सभी एक्सीडेंट ये बात गलत है। सभी थोड़ी होंगे, मैनी होंगे बेटा, सारे नहीं हो सकते। हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, सही बात है बेटा। हाई स्पीड बेटा एक्सीडेंट की रिस्क को इंक्रीज कर देती है। हाई स्पीड एक्सीडेंट की रिस्क को इंक्रीज कर देती है। टीम एक्स और टीम वाई के बीच, ये भी मेंस का क्वेश्चन है भैया, इसी साल का मेंस का क्वेश्चन है। टीम एक्स और टीम, इसका आंसर बेटा कुछ गलत गड़बड़ है। ये ना कंक्लूजन के हिसाब से आंसर दे दिया, अजम्पशन के हिसाब से नहीं दिया। हालांकि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था एग्जाम में। टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच है। टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किए। टीम वाई ने 5 गोल किए, जिसमें से 3 गोल बेटा लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है ना, बाएं पैर का खिलाड़ी है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है ना, लेफ्ट फुटेड प्लेयर जिसने 5 में से 3 गोल कर दिए। तो पहला है बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन के हिसाब से सही होना चाहिए कि हम कह रहे हैं अगर 5 में से 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने करा है तो बाएं पैर का खिलाड़ी माहिर था। दूसरा 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर आर लेफ्ट फुटेड, ये तो बिल्कुल गलत है। 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर आर लेफ्ट फुटेड, ये तो गलत है। लेकिन बेटा सीजीएल मेंस में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता है क्या दिया है? वो दिया है ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। वो इसलिए दिया है क्योंकि ये कंक्लूजन ले गए, यहाँ पे अनुसरण करता है इसको ना एज ए कंक्लूजन उन्होंने देखा कि अगर 5 में से 3 गोल किए हैं लेफ्ट फुटेड ने, तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो क्या हो, गोल करने में माहिर हो सकता है तुक्का फिट हो गया हो। अगर मान लो स्टेटमेंट में होता हर बार की तरह, अगर यहाँ पे लिखा होता हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने सबसे ज्यादा गोल किए, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट फुटेड प्लेयर माहिर था। लेकिन जैसे कि अगर कल का मैच देखा जाए तो कल नीदरलैंड ने किसको हरा दिया? साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कल के मैच में नीदरलैंड ने बुरी तरह साउथ अफ्रीका को हराया, अब आप अजम्पशन निकालो, तो इसका मतलब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी टीम है इस बार वर्ल्ड कप में। अब बताओ, तो ये एजम्पशन क्या होगा? तो साउथ अफ्रीका के पुराने मैचेस को देखोगे तुम तो उसने सबके छक्के छुड़ा रखे हैं, कल के मैच में उसके छक्के छूटे। तो सिर्फ कल के मैच से तुम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते नीदरलैंड बहुत बढ़िया है या साउथ अफ्रीका बहुत खराब है। तो वो सोचकर ये वाला कंक्लूजन गलत कर रहे हैं कि सिर्फ एक मैच के हिसाब से तुम गोल मतलब खिलाड़ी गोल में माहिर था ये नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मल्टीपल रिसोर्सेस होते यहाँ पे, मल्टीपल मैचेस की बात हो रही होती, तो हम कह सकते थे कि वो माहिर है। ठीक है, बस ये कहानी है। तो इसके साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करेंगे अब आपसे या तो फ्राइडे को या फिर सीधा नेक्स्ट वेंसडे को। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने अंदर का रावण जलाना, इस बार अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना, किसी न किसी एक बुराई को।